खाली प्रेजेंट हो गई सबकी? स्टूडेंट्स लिसन, लास्ट टाइम की तरह अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो इमीडिएट मैम को इन्फॉर्म करना। हाँ, ओके। यस, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे। ये है तुम्हारा चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। लास्ट लेक्चर की तरह मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा, ये बताऊंगी आपको, आंसर भी बताऊंगी और ये आंसर कैसे फाइंड आउट किया है और इसका करेक्ट आंसर क्यों है ये भी आपको बताऊंगी। ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश। तो ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अग्री, ये अपना जो चैप्टर है तो ये सब है मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर है। तो इसमें तो ईच एंड एवरी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है ये तो फ्लो चार्ट में अच्छी तरह से बताए। तो वो फ्लो चार्ट अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको ये इसका ऑप्शन समझ में आएगा। तो ऑप्शंस देख लो पहले। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, सी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डी है सोलर थर्मल। तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उसमें क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा प्रिंसिपल है आप चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों, मैं तो आपको सीधा आंसर बताती हूँ और बाद में 2-3 क्वेश्चन होने के बाद आपको ये टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊंगी। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, उसका करेक्ट आंसर है ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मार्क कर लो, लिख के रख दो। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय। सेम लेसन में क्वेश्चन है। अगर ये 4 जो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं ना उनको देखोगे आप लोग तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए ओहम, बी माइकल फैराडे, सी जूल एंड डी फ्लेमिंग। तो ओहम ये तो साइंटिस्ट है, ये इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। माइकल फैराडे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। जूल तो वर्क से रिलेटेड है और फ्लेमिंग ये तो हमारे एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है, फिजिशियंस। हाँ, तो एक ध्यान में रखना है, पहला थिंक करना है ये साइंटिस्ट कौन कौन सा रिसर्च किया है और बाद में आपको सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका माइकल फैराडे। ओके, option B is the correct option. Then question number 3, the blades of the turbine rotates because of the energy. Which energy? Option A kinetic energy, heat energy, potential and electrostatic. जो टर्बाइन है वो रोटेट होते हैं तो किसकी वजह से वो रोटेट होते हैं ये आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे और इसका करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। अभी ये 3 के 3 आंसर मैंने जो आपको बताए ये कैसे कौन से है ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ओके, ये हमारी पीडीएफ।
ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिसते सबके सगळ्यांना? येस, ओके ओके ओके. देख लो, अभी आपको पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर मैंने एक फर्स्ट लिया था, प्रिंसिपल्स. हाँ, तो ये फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा कि ये कहाँ और कैसे मैंने आंसर आपको दिए थे. ये अपना जो इंट्रोडक्शन है ना, एनर्जी और यूज़ ऑफ एनर्जी, उसमें दिया है. देख लो, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी इज बिकम प्राइमरी नीड अलॉन्ग विद द फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द types of the work. The energy that we need may be in the mechanical form, chemical, sound energy, light energy and heat energy. तो वो सब के सब फॉर्म आपको दिए हैं और इनसे ही रिलेटेड हमारा ये जो है चैप्टर वो है. तो देख लो, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इट इज़ इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. ये सेंटेंस के ऊपर 2 MCQ बन सकते हैं. और कैसे बन सकते हैं ये मैंने MCQ नंबर 1 और 2 इसमें आपको बताया है. ओके, तो ये अभी टरबाइन, तो थोड़ा सा मैं टरबाइन के बारे में आपको बताती हूँ कि ये टरबाइन तो ऐसा पूरा क्लोज रहता है, लेकिन अगर हमने उसको ओपन किया तो उसके ऊपर कौन सा भी गैस छोड़ दो, एयर छोड़ दो, लिक्विड छोड़ दो, वाटर छोड़ दो, कुछ भी, तो वो रोटेट होने लगता है. समझ में आया? तो रोटेट होने से क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो फॉर्म होती है. तो हमारा तो पहला ऑप्शन जो है, तो पहला ऑप्शन जो काइनेटिक एनर्जी है वो करेक्ट ऑप्शन है. समझ में आ गया? और अभी जाऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 4. अभी बाहर ना जाऊँ तो अच्छा रहेगा. अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो. डैश इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर. हाँ, अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो क्या क्या रहता है, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है ये आपको बताना है. तो ऑप्शन ए इज़ द रिफ्लेक्टर, बी इज़ द पैनल, सी इज़ द टर्बाइन एंड डी इज़ द इन्वर्टर. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बोल लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन इज सी, टर्बाइन. ओके, अभी मैंने फ्लो चार्ट बताया आपको, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो टर्बाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश कोल इज यूज एज द फ्यूल. हमारे जो चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो सब प्लांट कौन से हैं, ये 4 है. इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस प्लांट, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड विंड एनर्जी पावर प्लांट. तो उसमें से जिसमें जो कोल यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्म है ये आपको बताना है. तो इसके लिए आपका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. तो मैं अभी नहीं दिखाती, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये कैसे फ्लो चार्ट में लिखे रहते हैं और आपको उसके ऊपर कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. हाँ, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों थर्मल एनर्जी पावर प्लांट. जो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट है उसमें एज अ फ्यूल करके कोल का इस्तेमाल करते हैं. वो फ्लो चार्ट में दिखाया है, मैं आपको बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दिया है देख लो. आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टर्बाइन आर नॉट यूज इन डैश डैश. देख लो, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स टर्बाइन आर नॉट यूज. मैंने तो बोल दिया आपको, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक जो प्लांट है उसमें टर्बाइन नहीं यूज करते हैं और वो कौन सा है देख लो आप. ऑप्शन ए इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, बी इज़ द थर्मल पावर प्लांट,
C is the solar thermal power plant and last one D is the solar energy power plant. तो आप थिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सोलर पावर प्लांट है, उसमें टरबाइन की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है सोलर पावर एनर्जी प्लांट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अ कूलिंग टावर इज इसेंशियल. कूलिंग टावर की ज़रूरत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो किस में होगा? ऑप्शन ए इज़ द नेचुरल एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस, बी इज़ द एटॉमिक एनर्जी, सी इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड डी इज़ द सोलर वोल्टाइक सेल. तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ज़्यादा इसमें से कौन से प्लांट में ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ये आपको थिंक करना है. और ये इसका ऑप्शन है आपका एटॉमिक एनर्जी, जिसमें हम यूरेनियम जैसे रेडिएशन वाले एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कूलिंग टावर इसेंशियल होते हैं. तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द एटॉमिक एनर्जी. नेक्स्ट, ये आपको मैं 1 2 3 होने के बाद दिखाती हूँ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8. हाई प्रेशर ऑफ एयर कंप्रेसर आर यूज इन डैश डैश. हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी है एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, सी है नेचुरल गैस पावर प्लांट एंड लास्ट ऑप्शन इज़ द डी सोलर थर्मल पावर प्लांट. तो अगर आप सोचेंगे तो इनके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाई प्रेशर एयर किस में ज़रूरी है. तो ऑप्शन क्या रहेगा? नेचुरल गैस पावर प्लांट. ओके, हाँ, थोड़ा सा एक लास्ट वाला ये क्वेश्चन लेती हूँ. द फॉलोइंग डैश आर इको फ्रेंडली पावर प्लांट्स. इको फ्रेंडली मीन्स जो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो पोल्यूशन नहीं करते. तो अभी आपको देखना होगा इसमें. ऑप्शन ए पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, बी ऑप्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी एंड सी और डी ऑप्शन थर्मल पावर प्लांट. अभी आप देख लो, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें यूरेनियम जैसे रेडिएशन वाले एलिमेंट्स यूज़ करते हैं. और जो नेचुरल गैस है उसमें भी अलग अलग के गैस यूज़ करते हैं. लेकिन अगर विंड एनर्जी बोलेंगे तो वो प्योर फॉर्म में है. समझ में आ गया? तो ये हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी. अभी थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन कैसे अरेंज किए हैं ये दिखाती हूँ. एक सेकेंड. हाँ बच्चों, एक सेकेंड. ये हमारा चैप्टर आ गया और इसमें फ्लो चार्ट मैं अभी बताती हूँ. किसको फ्लो चार्ट बोलते हैं? देखो, फ्लो चार्ट शोविंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ये तो कॉमन फ्लो चार्ट है, इसको आप ध्यान में रखो. ये 4 जो बॉक्स दिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट है. जो कुछ टरबाइन है, टरबाइन के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद हम ये सप्लाई करेंगे. तो जो थर्मल पावर प्लांट मैंने आपको बताया था उसमें मैंने कोल का एग्जांपल दिया था एज अ फ्यूल करके. तो जो फ्यूल करके यूज़ करते हैं ना, वो फर्स्ट बॉक्स में हमेशा रहता है. तो अगर हम जाएंगे ऐसा सब हमारे जो पावर प्लांट है उसको देखेंगे तो कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट बॉक्स जो है ना वो आपको दिखाएगा फ्यूल. समझ में आ गया? उसके बाद क्या क्या लगते हैं उसमें, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ये कन्वर्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको ये बॉक्स दिए हैं और उसमें एरो दिया है, देख लो. तो ये है उसके स्टेप्स की
कोल को क्या किया जाता है, उसमें वो बाद में कहाँ जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होती है, ये सब फ्लो चार्ट में दिया है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये अनदर एग्जाम्पल है हमारा जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, कि जो केमिकल एनर्जी, अगर देख लो ये कोल है तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जो तब टरबाइन घूमता है तब होती है, और लास्ट में कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। हाँ, तो पढ़ते समय आपको क्या करना है ये मैं बताना चाहती हूँ। एक तो थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर ध्यान देंगे तो भी चलेगा, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और उसका एक्सप्लेनेशन जो देते हैं ना वो थोड़ा सा रीड कर लो। अभी देख लो, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसका फर्स्ट क्या दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। देन उसमें फ्यूल कौन से है, तो लास्ट में एरो करके आपको दिखाया, देखो यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, तो मोस्टली यूरेनियम रहते हैं, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखो थोड़ा सा, यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास नंबर है 235, लेकिन उसमें जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो जाता है तो वो न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है, तब जाके वो यूरेनियम 236 बन जाता है। समझ में आ गया? हाँ, तो 236 बनने के बाद उससे जो बहुत सारी हीट जनरेट होती है ना, उसमें बेरियम और क्रिप्टियम बनता है, और फिर 3 न्यूट्रॉन्स तैयार होते हैं। समझ में आ गया? तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसलिए आपको ये दिखाया। ओके, तो सब के सब जो आंसर है वो छुपे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको खाली देखना है उनको कि ये कैसे निकाले हैं और कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी डैश टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। अब भी मैंने डायग्राम में आपको ये फ्लो चार्ट में बता दिया कि जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी का प्लांट है उसमें जो टरबाइन घुमाने के लिए ज़्यादा तो एनर्जी लगती है, वो कहाँ से मिलती है, स्टीम टरबाइन से या एयर टरबाइन से या वाटर टरबाइन से या नन ऑफ द अबव। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्टीम एनर्जी है जो स्टीम टरबाइन से क्रिएट की जाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा तो उसमें स्टीम एनर्जी ये लिखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इन क्वेश्चन 11, इन न्यूक्लियर फ्यूजन अ न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ, ये देख लो, इसीलिए मैंने डायग्राम दिखाई थी आपको कि ये जो न्यूट्रॉन है किससे बम्बार्ड होता है, तो आपको तो ये सब के सब अभी दिखाई दिए थे ये अपना फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, लेकिन उसमें 236 और 235 में आप बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारा न्यूट्रॉन का फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा यूरेनियम रहता है वो फर्स्ट वाला यूरेनियम, मतलब उसका खुद का अपना जो एटॉमिक मास नंबर रहता है वो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यूरेनियम 235 जब वो न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब करता है तब जाके वो 236 बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डैश इज यूज इन द सोलर फोटोवोल्टेनिक सेल। क्या है, डैश इज यूज इन द सोलर फोटोवोल्टेनिक सेल। ऑप्शन ए इज द सिलिकॉन, बी इज द यूरेनियम, सी इज द कॉपर एंड डी इज द एल्यूमिनियम। अगर आपने वो जो सोलर पैनल है ना वो देख लिए होंगे तो आपको पता होगा कि वो सोलर पैनल के ऊपर सिलिकॉन है, वो हीट एब्सॉर्ब करता है, इसलिए सिलिकॉन लगाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सिलिकॉन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन ऑब्टेन एज मच इलेक्ट्रिकल पावर एज नीडेड इन डैश ऑफ द सोलर सेल। अभी थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन लेने के बाद ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये सोलर सेल से रिलेटेड और सोलर प्लांट से रिलेटेड है ना, वो कैसे है, क्यों आंसर, करेक्ट आंसर ये क्यों चूज किया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये इसका पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है एरे, तीसरा है स्ट्रिंग एंड फोर्थ वन इज मॉड्यूल। तो आपका करेक्ट आंसर है एरे। थर्ड 14, द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज।
द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज। विंड प्लांट से रिलेटेड है, हाँ देख लो, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार दो बार पढ़ना और बाद में ऑप्शन पढ़ना है और बाद में उसको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वन इज ऑप्शन इज जनरेटर, सेकेंड ऑप्शन इज विंड टर्बाइन्स, थर्ड ऑप्शन इज सेल एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट आंसर है, विंड से रिलेटेड है तो उसका करेक्ट आंसर है विंड टर्बाइन। ओके, तो थोड़ा मैं अभी आपको ये सोलर प्लांट से रिलेटेड जो है वो दिखाती हूँ। एक सेकेंड, आ गया। सोलर सेल है लास्ट में है हमारा चैप्टर में। अभी आपको ये पिक्चर दिखाई दिया तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ ये देखो, तो ये है हमारा सोलर सेल से रिलेटेड और उसमें क्या दिखाया है ये पहला देख लो। सोलर सेल टू द सोलर एरे। फर्स्ट सिंगल सेल जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेल। जो सीरीज आती है उसको बोलते हैं मॉड्यूल। वो सीरीज का भी, जो मॉड्यूल का सीरीज आता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग का सीरीज आता है और पैरेलल में रहता है उसको बोलते हैं एरे। तो उसमें से सच में ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी ना, तो इसलिए ये आंसर है एरे। ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो विंड टर्बाइन का ये हमारा विंड है। तो हाँ, इसमें आपको पता चलेगा कि विंड एनर्जी जो फॉर्म होती है तो ये कहाँ लगते हैं। हाँ, तो ये तो विंड टर्बाइन देख लो, विंड टर्बाइन डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो यहाँ तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हवा का झोंका आता है, जो हवा फ्लो होती है तो उससे टर्बाइन घूमता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विंड टर्बाइन। ओके, अभी हम जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, विंड टर्बाइन क्वेश्चन नंबर 15, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। हाँ, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट्स द सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू। किसमें कन्वर्ट होंगे, सोलर सेल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगी, पोटेंशियल में नहीं जाएगी, हीट में नहीं जाएगी, तो सीधा कहाँ जाएगी, देख लो ये है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, which of the following power plants are can generate electricity during डे टाइम। हाँ, तो डे टाइम में देखोगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द नेचुरल गैस पावर प्लांट, बी इज द एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट, सी इज द विंड एनर्जी पावर प्लांट एंड डी इज द सोलर थर्मल पावर प्लांट। और उसमें से करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द सोलर थर्मल पावर प्लांट। ओके, क्योंकि नेचुरल गैस जो बोलेंगे तो हमेशा दिन रात चलते रहते हैं, एटॉमिक एनर्जी वाले जो दिन रात चलते हैं, विंड तो दिन रात फ्लो होता है, लेकिन अगर सोलर एनर्जी चाहिए तो वो डे टाइम में हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन थर्मल पावर प्लांट्स, हाँ, डैश एनर्जी in the coal is converted into electrical energy through the several steps। आपको सीधा ये बताना है, इन थर्मल पावर प्लांट कोल हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूअल, तो जो कोल के अंदर जो एनर्जी है ये कौन से फॉर्म में रहती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है फिजिकल, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल, तीसरा ऑप्शन है काइनेटिक, चौथा ऑप्शन है केमिकल। तो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई थी तो उसमें मैंने केमिकल वर्ड के ऊपर फोकस किया था। हाँ, तो जो कोल के अंदर एनर्जी रहती है वो है हमारी केमिकल एनर्जी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
Number 18, solar cells are made up of special type of material called as semiconductors such as. सोलर सेल से रिलेटेड अभी हमने जो फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में बताया, हाँ, तो उसमें मैंने जो उसके ऊपर जो लेयर रहते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर है ये आपको बताना है। ओके, हाँ, ऑप्शन ए इज़ द सिलिकॉन, ऑप्शन बी इज़ द यूरेनियम, ऑप्शन सी इज़ द बोरोसिलिकेट, ऑप्शन डी इज़ द हाइड्रोजन। और उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो सोलर सेल से रिलेटेड है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट सिलिकॉन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैश वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसमें आपको साइंटिस्ट का नाम पूछा था, और अभी मैंने क्या किया है, साइंटिस्ट का नाम दिया है और उसने क्या फाइंड आउट किया है। ऑप्शन ए इज इंडक्शन, ऑप्शन बी इज अट्रैक्शन, ऑप्शन सी इज द रिपल्शन, ऑप्शन डी इज द एक्सपल्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, इंडक्शन, क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was invented by scientist Michael Faraday. लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। ये तो एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन आ गया। ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऑप्शन ए इज़ द फैन, ऑप्शन बी इज़ द जनरेटर, ऑप्शन सी इज़ द टर्बाइन एंड ऑप्शन डी इज़ द पैनल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन सी, टर्बाइन। यस, टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो ये यहाँ तो ये 20 MCQ हमारा जो लेसन नंबर 5 है उसके ऊपर मैंने निकाले थे, लेकिन आप लोग उसमें बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। आपको अभी थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको क्या करना है। ध्यान में रखो, आपको फ्लो चार्ट देखना है, थोड़ा फ्लो चार्ट के साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखना है, और थोड़ा सा ये जो डायग्राम्स दिए हैं उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है, तो अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी लेसन चैप्टर नंबर 6, एनिमल क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला है। उसमें आपको जो फाइलम है, पहले ही बताती हूँ, जो फाइलम है उसमें बहुत ऐसे छुपे छुपे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट कहाँ करना है, जो फाइलम है उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, दूसरा है उनके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, और तीसरा है उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे रहती है। ये इसके ऊपर अगर आपने फोकस किया तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको ध्यान में आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, पहला देख लो। The scientist dash was the first to perform the animal classification. वो साइंटिस्ट के सब है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से एक जो है उसने हमारा वो बायोलॉजी जूलॉजी का स्टडी है वो बहुत आसान कर दिया है बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन ए है थर्मोप्लेटस, बी है जॉन रे, सी है एरिस्टोटल एंड डी है कार्ल लिनास। तो आपको इसका आंसर, ये हमारा चैप्टर है ना एनिमल क्लासिफिकेशन, उसका एक फर्स्ट प्यारा जो है ना उसमें ही दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एरिस्टोटल। समझ में आ गया? लेसन रीड करेंगे। अभी एक आपको करना है स्टूडेंट्स, ये जब PDF आपको मिलती है ना तो बुक लेके बैठना है और उसको थोड़ा सा मार्क करना है लेसन को, तो आपको ये भी पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप मार्क करेंगे तो ज़्यादा फिट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल इज रिफर्ड एज टू डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान में रखना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और ये यूनिसेल्युलर एनिमल से रिलेटेड है। तो यूनिसेल्युलर एनिमल जो रहते हैं उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो क्या किस टाइप का, एक तो पहला वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनका तो एक ही सेल होगा जो सब कुछ कर लेता है। हाँ, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल देना है, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड।
क्योंकि ये सेल्युलर ग्रेड तो और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड और सेल टिश्यू ऑर्गन ये तो मल्टी सेल्युलर में आते हैं। हाँ, तो यूनिसेल्युलर एनिमल है, इसलिए उसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल्स फ्रॉम फाइलम निडारिया। 9 फाइलम आपको स्टडी करना है और एक आपको अभी थोड़ा सा मार्क करना है या शॉर्ट नोट बनाना है कि फाइलम, उसका 2 एग्जाम्पल और उसके 3-4 स्पेशल कैरेक्टर्स, ये आपको लिख के लेना है। और वही 2-3 दिन पढ़ेंगे ना तो पिक्चर पूरा इमेज जो है ना आपके माइंड में आ जाएगी। तो अभी देख लो, ये एनिमल्स है, फाइलम निडारिया से रिलेटेड है। हाँ, तो एक आपको देखना है निडारिया एनिमल जो है उनके कैरेक्टर्स क्या है और उससे रिलेटेड ये ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द प्रोटोप्लाज्मिक, बी इज द सेल्युलर, सी इज द टिश्यू ऑर्गन एंड डी इज द सेल टिश्यू ऑर्गन। अभी ये सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनका जो सेल टिश्यू ऑर्गन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेल से सेल का ग्रुप होगा तो टिश्यू बनता है, टिश्यू का ग्रुप होगा तो ऑर्गन बनता है ना। तो उनका जो आगे का जो जर्नी है तो सेल टिश्यू ऑर्गन से रिलेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ द एनिमल्स डज नॉट हैव बायलैटरल सिमेट्री। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जो सिमेट्री है ना वो दिखाना चाहती हूँ। एक टॉपिक है आपका, लेसन रीड करते समय एक ये हमारे एमसीक्यू साथ में रखो थोड़ा सा, तो कौन से टॉपिक में आपको इसके आंसर मिलते हैं और उससे रिलेटेड हम और क्या बना सकते हैं वो भी आपको देखना होगा। ये तो सैंपल में आपको ऐसा 2020 निकाले हैं, लेकिन आप खुद ऐसा कंसंट्रेट करेंगे तो उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ तो अभी सिमेट्री आ जाएगी पूरा का पूरा। हाँ, एक थोड़ा सा निकला है तो दिखाती हूँ आपको। ये आपने अगर ये चार्ट इतना केयरफुली लर्न किया ना तो इसमें आपको फाइलम पता चलेंगे। जो सब किंगडम है नॉन कॉर्डाटा के, ये देख लो, ये सब नॉन कॉर्डाटा से रिलेटेड ये 9 फाइलम है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं और बाद में हमारा जो कॉर्डेटा है उसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन निकाले और आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको रीड करते समय करना है। अभी जाएंगे हम लोग ग्रेडिएशन। अभी ग्रेडिएशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आया था ना, तो ये है ग्रेड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रेड्स जो है उसमें हमारा वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, देख लो। तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन निकाला था, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म बाय द सेम सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। जो सिंगल सेल्यूलर रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन था। अभी ये टिश्यू ऑर्गन है, इसके लिए ये था क्वेश्चन, देख लो। इन द केस ऑफ सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू with the help of which all the body functions to perform, such animals cell tissue grade organization। और उसमें एनिमल्स जो ग्रुप है ना हमारा फाइलम, वो निडारिया। ऐसे छुपे छुपे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये अभी हो गया सिमेट्री के ऊपर एक्सप्लेनेशन। जो सिमेट्री है वो 3 टाइप की रहती है। तो फर्स्ट वन इज असिमेट्रिकल। उसमें क्या है पहला देख लो। असिमेट्रिकल दैट मीन्स कहाँ से भी काट लो उस एनिमल को, वो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, उसका एग्जाम्पल दिया है स्पंज। रेडियल सिमेट्री बोलेंगे तो उसका सेंटर से रिलेटेड रहता है, तो सेंटर से काटेंगे तो उसका इक्वल पार्ट में हो जाते हैं। लेकिन बायलैटरल सिमेट्री जो ऑप्शन है आपका, उसमें जो एक देख लो, in this type of the body there is only one such a imaginary axis of the body through which we can get 2 equal halves।
देख लो, जो हमारा अपना खुद का बॉडी देख लो, अभी सर से ऊपर से हमने काटना शुरू कर दिया तो लेफ्ट एंड राइट हमारा दो इक्वल पार्ट होगा ना। तो हम जो है ह्यूमन बीइंग वो बायलैटरल सिमेट्री है। तो जो जिनको हम सीधा काटेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे तो ही वो बायलैटरल सिमेट्री रहता है, अदरवाइज असिमेट्रिकल रहेंगे और रेडियल सिमेट्रिकल रहेंगे। ओके, हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सोच समझ के करना, अगर आपने स्टडी करते समय नहीं ध्यान दिया होगा तो अभी ध्यान दे दो, सब समझ में आ गया, कुछ नहीं ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ द एनिमल डैश डज नॉट हैव बायलैटरल सिमेट्री। तो फिश का बायलैटरल है, फ्रॉग का बायलैटरल है, ह्यूमन बीइंग का बायलैटरल है, लेकिन स्टार फिश बोलेंगे तो आपको मालूम है वो स्टार के जैसा दिखता है। हाँ, तो उसका आंसर है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो स्टार फिश है। ओके, हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ डैश देयर आर 5 डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अभी मैंने सेंट्रल एक्सिस के बारे में बताया। हाँ, तो उससे रिलेटेड कौन सा एनिमल है? ए ऑप्शन फिश, ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग, सी फ्रॉग एंड डी स्टारफिश। तो 5 डिफरेंट प्लेन्स, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, bodies of animal from phylum dash dash are covered with special cuticles। अगर आपने वो फाइलम्स का स्टडी किया है और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो देखे होंगे, तो ये जो हमारे जो एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेटेड है, कौन से फाइलम से रिलेटेड है, ये आपको पता होगा और उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन नंबर का ये ऑप्शन ए है स्कॉर्पियन, ऑप्शन बी है कॉकरोच, ऑप्शन सी है अर्थवर्म एंड ऑप्शन डी है स्टारफिश। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है अर्थवर्म। ओके, ऑप्शन से करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पोरीफेरा एनिमल हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेल्स। अभी ये पोरीफेरा फाइलम है और उसके स्पेशल कैरेक्टर्स आपको पूछे हैं, उसमें से एक आपको बताना है। अभी तो 1-2 क्वेश्चन लेने के बाद मैं ये भी आपको पोरीफेरा के बारे में बताऊंगी। ऑप्शंस हैं स्कॉलर सेल्स, निडोब्लास्ट, एंडोडर्मिक सेल्स एंड नन ऑफ द अबव। अभी इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉलर सेल्स। ये सेल से रिलेटेड है और ये पोरीफेरा के एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनमें निडोब्लास्ट और एंडोडर्मिक सेल क्या काम में आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये जो निडोब्लास्ट है वो जो उसका प्रे है ना, उसको कैच करने के लिए रहते हैं, टेंटाकल लाइक तक स्ट्रक्चर रहता है। और ये एंडोडर्मिक सेल है ना, ये इंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक ऐसे 2 टाइप के रहते हैं। हाँ, तो उसमें आपको सब नॉलेज होगा तभी जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। पहले आपको ये पता होना चाहिए हर्माफ्रोडाइट मीन्स व्हाट। तो जिन जिन एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल एक ही एनिमल में होते हैं उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो उसमें से आपको चुनना है। ऑप्शन ए इज़ द फ्रॉग, बी इज़ द डोलावलम, सी इज़ द सैकोग्लोसम एंड डी इज़ द प्लेनेरिया। इसमें करेक्ट आंसर है डी। ये सब के सब जो एनिमल्स है ना, हाँ, उनका एक में मेल रहता है, एक में फीमेल रहता है। कुछ अगर ये सैकोगोलस है उसमें है हर्माफ्रोडाइट, लेकिन सब के सब एनिमल्स में नहीं है, सब के सब स्पेसीज में नहीं है। लेकिन प्लेनेरिया ये जो है उसमें सब के सब स्पेसीज में हर्माफ्रोडाइट का एनिमल्स रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द एनिमल दैट जनरेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बॉडी। जिसका एक पार्ट कट जाता है तो वो अपने आप बढ़ जाता है, इसमें से कौन सा एनिमल होगा आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है अर्थवर्म, बी है लीच, सी है स्टारफिश एंड डी है लिवर फ्लू। अर्थवर्म को हमने तो कभी काटने के बाद बढ़ते समय नहीं देखा। जो लीची है वो भी अर्थवर्म के जैसी है, सेम ग्रुप में आती है। और लिवर फ्लू ये तो हमारा
ये पैरासाइट है, वो भी ऐसा काटने के बाद नहीं होता है, तो काटने के बाद फिर ब्रोकन पार्ट बढ़ जाता है, उसमें वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, स्टारफिश। ये थोड़ा सा आपको थिंक करना है, ये कौन से फाइलम में आते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं, ये अगर आपको बाय हार्ट हो गए, लर्न होंगे, तो आप आसानी से ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इन साइकॉन स्पंज, हाँ ये स्पंज है, वाटर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू, जो स्पंज है ये साइकॉन है, मतलब एनिमल है, वो पास ये वाटर है, वाटर में रहते हैं, दैट मीन्स का एक्वेटिक है, तो वाटर टेकन बॉडी पार्ट कौन सा होगा उसका, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कॉलर सेल, ऑस्कुलम, ओस्टिया एंड टेंटाकल्स। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्टिया, क्योंकि टेंटाकल्स वगैरह वो कैच करने के लिए आते हैं, ऑस्कुलम है वो प्रे को ऐसा पॉइजन डालने के लिए यूज करते हैं, और कॉलर सेल तो वो बने हुए रहते हैं, दैट मीन्स उनका सेल रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, बॉडी ऑफ डैश एनिमल्स आर अम्ब्रेला लाइक। पूरे का पूरा फाइलम का स्टडी करते हैं ना हम लोग, तो एग्जाम्पल देते हैं, तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल का हमें डायग्राम में तो बताते हैं, तो उसमें अगर डायग्राम का ऑब्जर्वेशन किया होगा तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, कोरल का स्ट्रक्चर मालूम होगा, सी एनिमोन का स्ट्रक्चर मालूम होगा, अमीबा तो सबको ही पता है, तो उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको बताना है, और उसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज द कोरल। CA13 क्वेश्चन नंबर 12, इन हाइड्रा डैश आर यूजफुल टू इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे। हाँ ये भी आपको बताती हूँ, जे कॉलर सेल, ऑस्कुलम, निडाब्लास्ट, टेंटाकल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हर एक का अलग अलग फंक्शन रहता है। हाँ, तो उसमें जो निडोब्लास्ट है ना, वो प्रे है, उसको टॉक्सिन दैट मीन्स पॉइजन डालता है और उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के लिए जो टेंटाकल्स रहते हैं, लेकिन अगर वो निकल जाए, अगर वो हाथ से छूट जाए, उसको उसके पहले उसको क्या करते हैं, टॉक्सिन डालते हैं, और उसका काम कौन करता है, निडोब्लास्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द बॉडी ऑफ द फाइलम एनेलिडा इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड डैश डैश। बॉडी ऑफ फाइलम एनेलिडा, एनेलिडा बोलेंगे तो आपके ध्यान में आना चाहिए, उसको उसमें क्यूटिकल रहते हैं, उसमें कोई स्केलेटन नहीं रहता है, तो उनका बॉडी तो पूरा सिलेंड्रिकल रहता है, और एक उनका कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको देना है। ऑप्शन ए है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बी है सेगमेंटेड बॉडी, सी इज द क्यूटिकल्स एंड डी इज द सेडेंटरी, और उसका करेक्ट ऑप्शन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एंडोस्केलेटन ऑफ साइटोस्टोमाटा। अभी इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के बारे में मैं बताती हूँ। जो ऊपर वाला स्केलेटन रहता है, जैसे कि बर्ड्स में रहते हैं फेदर्स, उसको बोलेंगे हम इंडोस्केलेटन। फिश में रहेगा जो अपना ये रहते हैं ना, ऐसा खौला टाइप रहता है ना, उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। जो इंटरनल रहता है उसको हम इंडोस्केलेटन बोलेंगे। तो इंडोस्केलेटन कौन सा टाइप में रहते हैं? हाँ, ऑप्शन ए है बोनी, ऑप्शन बी है बोनी एंड कार्टिलिनियस, ऑप्शन सी है कार्टिलिनियस एंड डी है नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कार्टिलिनियस, क्योंकि जो साइक्लोस्टोमाटा है वो मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम, अगर टाइम मिल गया तो आपको जो साइक्लोस्टोमाटा है वो भी दिखाऊंगी। नहीं दिखाया तो आपको बुक ओपन करके जब ये पढ़ेंगे तो साइक्लोस्टोमाटा एक एनिमल दिया है, पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, और उसके नीचे एंडोस्केलेटन ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा ऐसा लाइन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज एसोमेलेट, फ्लैट एंड हर्मोप्रोडाइट। 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, कौन से फाइलम में आते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या ये ऑप्शन है हमारे एस्केलहेलमिंथस, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है प्लैटीहेलमिंथस, ऑप्शन डी है निडारिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सब के सब जो फाइलम है 9 फाइलम तो नॉन कॉर्डाटा के, और कॉर्डाटा के 6 फाइलम है, जो 6 क्लास है, तो उनके सब के सब जो है उनके कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं। सब के सब नहीं लर्न किए तो भी स्पेशल कैरेक्टर है, वो आपको फोकस करना है। तो
क्वेश्चन 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है प्लेटी हेलमिंथस, क्योंकि ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हर्मोप्रोडाइट रहता है। मैंने उसका आपका जो अभी प्लानेरिया का एग्जांपल दिया था ना, वो फाइलम हमारा जो है प्लेटी हेलमिंथस के अंदर आते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 16, एस्केरिस इज बिलोंग्स टू द फाइलम। एस्केरिस क्या है? सब के सब पैरासाइट्स हैं। हाँ, वो किस में होंगे? एक लो, एनेलिडा, प्लैटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा या एस्केलहेलमिन्थस। तो क्वेश्चन जो हमारा 16 है उसका करेक्ट ऑप्शन है एस्केलहेलमिन्थस। एस्केरिस बिलोंग्स टू द फाइलम एस्केलहेलमिन्थस। क्वेश्चन नंबर 17, एनिमल्स फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स ranging from deepest ocean to the highest mountain belongs to the phylum। ये इनमें से एक जो फाइलम है वो सब जगह पे मिलता है। दैट मीन्स फर्स्ट जो फाइलम है जो लार्ज क्वांटिटी में अभी भी अर्थ पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपको बताना है, आर्थ्रोपोडा या मोलुस्का या इकाइनोडर्माटा या हेमिकॉर्डेटा। और उसका करेक्ट ऑप्शन है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो पानी में मिलता है, लैंड में मिलता है, फॉरेस्ट में मिलता है, हर जगह मिलता है। ओके, करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन डैश आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट कौन से हैं? एम्फीबिया, एव्स, रेप्टालिया एंड मैमल्स। उसमें करेक्ट ऑप्शन है रेप्टालिया, क्योंकि फर्स्ट पूछा है एनिमल इवोल्यूशन फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल। फर्स्ट जब भी ये हमारा इवोल्यूशन हो रहा था तब की बात कर रहे हैं, तो उसमें आएंगे रेप्टालिया क्लास के। 19 क्वेश्चन नंबर 19, ऑल्दो डैश आर फिश दे बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। फिश है लेकिन उसका क्लास तो मैमेलिया है, तो उसमें से कौन सा ये फिश होगा? ऑप्शन ए डॉल्फिन, बी रोहू, सी शार्क एंड डी स्टिंगरे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डॉल्फिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसका है? बैट, स्नेक, रैबिट एंड एलिफेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारे रेप्टाइल्स है ना, हाँ उसमें तो स्नेक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ। जिनके बॉडी के ऊपर ये स्पाइन्स रहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा स्पाइन्स के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, डैश एनिमल्स किनके ऊपर रहता है? अभी ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिश सबने देख लिया है, स्नेल को सबने हाथ लगाया होगा, स्पॉन्ज तो सबको पता है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर रहता है, और स्टार फिश तो सी शोर में हम सब लोग देखते हैं, कभी कि इसको हाथ लगाया होगा तो आपको पता चला होगा उसका बॉडी कैसा बनता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, अभी मैंने आर्थ्रोपोडा आपको बताया था वो लार्जेस्ट फाइलम था। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देख लो, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलुस्का है, आर्थ्रोपोडा है, पोरीफेरा है या प्लैटीहेलमिन्थस है? तो उसका करेक्ट आंसर है मोलुस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, मुझे लगता है हाँ ना 8:45-49 तो हो गए हैं, तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे। एक आपको बताती हूँ जाते जाते बच्चों कि अभी तो साइंस 2 का ऑलमोस्ट 8 चैप्टर तो आपके हो गए हैं, तो साइंस 2 का स्टडी करते समय आपको ये देखना है